मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमण अर्थात मौर्य वंश के पतन के बाद जो है विदेशियों का आक्रमण हुआ था। उसमें जो है मुख्य रूप से हिंद यूनानी आते हैं। मौर्य वंश के पतन के बाद दोस्तों 4 जो है विदेशी वंश का जो है भारत में आगमन हुआ और उनके द्वारा जो है भारत में शासन किया गया। इसमें पहला जो है हिंद यूनानी शासक, जिसका हम लोगों ने इस अध्ययन इससे पहले के वीडियो में कर लिया गया है। और आज के इस वीडियो में जो है दूसरा जो है हिंद यूनानी वंश के बाद जो है भारत में जिस विदेशी वंश का जो है भारत में आगमन होता है वो जो है शक वंश है, जिसका अध्ययन हम आज के इस वीडियो में करेंगे। और इसके बाद जो है दोस्तों पहलव वंश, ठीक है, पहलव वंश, इसके बाद जो है पहलव वंश आएंगे, कुछ समय तक वो शासन करेंगे। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है कुषाण वंश आएंगे। इस प्रकार जो है मौर्य वंश के पतन के बाद 4 विदेशी आक्रमणकारियों में पहला हिंद यूनानी, जिसे इंडो ग्रीक अथवा इंडो बैक्ट्रिया भी कहा गया है, दूसरा शक वंश, तीसरा पहलव वंश और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण वंश कुषाण वंश। इसका जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में जो है शक वंश का अध्ययन करेंगे। तो सो गाइज, मैं हूँ वीर और आप देख रहे हैं गांधी एकेडमी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप गांधी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जो है प्राप्त होता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शक वंश दोस्तों, यूनानियों के बाद जो है बाद शक भारत आए, अर्थात यूनानी सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारियों में जो है यूनानी सबसे पहले आए थे। उसके बाद कौन वंश आया? तो शक वंश आया, ठीक है। शकों का भारतीय साहित्य में प्राचीनतम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। अर्थात या यूँ कह ले आप, प्राचीनतम शकों के बारे में प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य नामक ग्रंथ में जो है पुस्तक में जो है वो शकों के बारे में जानकारी मिलती है। और शक जो है बेलन दर्रे से होते हुए भारत आए थे। अर्थात शक जो है, जो शक अथवा जिसे सीथियन भी कहा गया है, शक बेलन दर्रे से होते हुए जो है भारत में इन्होंने प्रवेश किया था। शकों को सीथियन भी कहा जाता है, ठीक है, शकों को सीथियन भी कहा गया है। इससे पहले जब हम लोग हिंद यूनानियों के बारे में पढ़ रहे थे तो हम बताए थे कि हिंद यूनानी जो है बैक्ट्रिया राज्य से जो है भारत पर आक्रमण किए थे और उसी जगह जो है सीथियन जनजाति या जाति कह लें, सीथियन जाति भी जो है बैक्ट्रिया में निवास करते थे। और वो जो है आगे चलकर भारत में आए और कुछ समय तक उन्होंने भारत पर शासन किया, जिसे शक वंश के नाम से जाना गया। ठीक, शक मूलतः जो है मध्य एशिया के निवासी थे। जो बैक्ट्रिया प्रदेश था वो मध्य एशिया के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। इससे पहले के वीडियो में जो है हम लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं। चारागाह की खोज में, ठीक है, भारत आए थे। शक जो है मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में जो है भारत आए थे। ठीक, मार्शल एक इतिहासकार हैं, एक प्रसिद्ध इतिहासकार जो हैं जिनका नाम है मार्शल। तो मार्शल के अनुसार भारत में पहला शक शासक कौन था? तो मावेज था, ठीक है, जिसे माउस भी कहा जाता है, ठीक है। किसी भी बुक में जो है मावेज तथा किसी बुक में जो है माउस जो है नाम मिलता है। तो इस प्रकार आप लोग दोनों देख लीजिएगा। तो मार्शल के अनुसार भारत में पहला शक शासक कौन हुआ? तो मावेज अथवा माउस हुआ, ठीक है, जो तक्षशिला भारत के पंजाब प्रांत के अंतर्गत, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, का प्रथम शासक था, ठीक है। और इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 20 ईसा पूर्व से लेकर 22 ईस्वी तक जो है
मावेज अथवा माउस का कार्यकाल माना जाता है। यहाँ पे 20 ईसा पूर्व है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, और ये 22 ईस्वी तक, अर्थात 20 ईसा पूर्व से लेके 22 ईस्वी तक जो है मावेज ने तक्षशिला पर अपना शासन चलाया। ठीक है, इस प्रकार ये 42 वर्षों तक, कुल 42 वर्षों तक जो है तक्षशिला पर शासन किया। मावेज की मुद्रा यूनानी मुद्राओं से मिलती जुलती है। दोस्तों, जो मावेज की मुद्रा मिली है वो यूनानी मुद्राओं से मिलती जुलती है। जिस प्रकार यूनानी मुद्राएं जो है दिखती थी, उसी प्रकार जो है मावेज की मुद्रा भी उसी प्रकार जो है मिलती जुलती मिली है। मावेज ने अपना एक शक संवत चलाया था। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। यदि पूछ लें कि किस शक राजा ने अपना शक संवत चलाया था, तो मावेज ने जो है अपना एक शक संवत चलाया था। ठीक, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके भारत से बाहर खदेड़ दिया। 58 ईसा पूर्व दोस्तों, शक जो है मूलतः शकों का जो है उदय 20 ईसा पूर्व से लेकर 22 ईसा पूर्व तक मावेज के द्वारा जो है शकों की स्थापना भारत में किया गया। लेकिन दोस्तों, इससे पहले भी शक रहा करते थे भारत में, लेकिन वो एक एज ए राजा के रूप में नहीं जाने जाते थे, बस वो आके यहाँ पे थोड़ा शासन करते थे। तो इस प्रकार 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके भारत से बाहर खदेड़ दिया और ठीक है, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। जिसने उज्जैन का जो राजा जो है शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ा था, उसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अर्थात इसका तात्पर्य ये हुआ कि 58 ईसा पूर्व तक जो शक थे वो धीरे धीरे अपने शासन को जो है सुदृढ़ कर रहे थे, लेकिन जो है उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने उन्हें पराजित करके उन्हें भारत से खदेड़ दिया, और फिर इनका जो है बाद में इनके द्वारा फिर से जो है 20 ईसा पूर्व के लगभग जो है इनका फिर से जो है उदय हुआ। शकों के विजय के उपलक्ष्य में जो है 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत, इसे में बना लीजिएगा। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य जो है एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। ठीक है, तो विक्रमादित्य कब से एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, तो 58 ईसा पूर्व से जो है एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, और भारतीय इतिहास में इसकी संख्या जो है 14 तक पहुंच गई। अर्थात विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले राजाओं की संख्या कितनी है, तो इतिहास में जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले राजाओं की संख्या जो है 14 है, जिसमें जो है गुप्त सम्राट, ठीक है, जिसमें गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। ठीक है, सबसे विख्यात विक्रमादित्य कौन हुआ, तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य हुआ, जो हम आगे के 2-3 वीडियो के बाद जो है गुप्त वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। वहाँ पर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जो है डिटेल अध्ययन किया जाएगा। शकों की जो है 5 शाखाएं थी। जो शक शासन करते थे वो 5 शाखाओं में विभक्त होकर जो है शक अपना शासन चलाते थे, और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में
थी। ठीक है, जो जो शकों की 5 शाखाएं थी उसमें जो है वो जो है भारत में और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में जो है अपना शासन चलाते थे। पहली शाखा, ठीक है, जो पहली शाखा थी वह अफगानिस्तान में जो है शासन करती थी, अर्थात पहली शाखा ने अफगानिस्तान में ही रुक गई, जो है पहली शाखा अफगानिस्तान में ही शासन करती थी। और इसे हमें नहीं पढ़ना है और ये एग्जाम में हमारे यहाँ से प्रश्न बनता भी नहीं है। हमें वह पढ़ना है, वो उन सब के बारे में पढ़ना है जो भारत में अपना शासन चलाते थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। ठीक है, जिस प्रकार भारत में जो शासन करते थे उन्हें राजा कहा जाता था, उसी प्रकार शकों में जो है जो शासन करता था वो क्षत्रप कहलाता था। ठीक है, क्षत्रप को एज ए राजा समझिए। ठीक है, तो भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। ठीक है, एक शाखा तो अफगानिस्तान में रुक गई। ठीक है, और बाकी की 4 शाखाएं जो भारत में शासन करती थी, तो देखते हैं वो कहाँ कहाँ जो है अपनी शासन चलाती थी। तो उत्तर भारत में जो है, भारत का जो उत्तरी भाग है, ठीक है, वहाँ 2 शक वंश थे। ठीक है, वहाँ पर जो है 2 शक वंश जो है शासन करते थे। भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो है 2 शक वंश शासन करते थे। पहला जो है पंजाब, जिसकी राजधानी कौन थी, तो जिसकी राजधानी तक्षशिला। ठीक है, पहला पंजाब अर्थात तक्षशिला के क्षत्रप। ठीक है, तक्षशिला के क्षत्रप या शकवंश या शकवंश के क्षत्रप ऐसे कह ले। और दूसरा मथुरा के क्षत्रप। ठीक है, मथुरा के क्षत्रप अर्थात जो उत्तर भारत में एक शाखा जो है पंजाब में शासन करता था और दूसरा शाखा जो है मथुरा में जो है शासन करता था। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा। पश्चिम भारत में 2 शक वंश थे। ठीक है, जिस प्रकार उत्तर भारत में जो है 2 शक वंश थे, पहला पंजाब जिसकी राजधानी तक्षशिला थी वहाँ के क्षत्रप, ठीक है, तथा दूसरा मथुरा के क्षत्रप। इसी प्रकार पश्चिम में भी 2 शक वंश थे। ठीक है, ठीक है, तीन शाखाओं का जो है हम लोगों ने अध्ययन कर लिया और ये चौथा और पांचवा के बारे में जानते हैं। तो पश्चिम भारत में 2 शक वंश थे। पहला महाराष्ट्र जिसकी राजधानी नासिक के क्षत्रप, ठीक है, जिसे क्षत्रप क्षहरात वंश के थे। ठीक है, जो महाराष्ट्र अथवा नासिक के क्षत्रप थे, ठीक है, वो क्षहरात वंश से संबंध रखते थे। और दक्कन जिसकी राजधानी उज्जैन है के क्षत्रप जो है कर्दमक वंश के से संबंध रखते थे। ठीक है, अर्थात पश्चिम में 2 शक वंश थे। पहला महाराष्ट्र अथवा नासिक के क्षत्रप जो क्षहरात वंश से संबंधित थे और दक्कन उज्जैन के क्षत्रप जो कर्दमक वंश से संबंधित थे। ठीक है, शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक जो है शासन किया था। कौन? जो पश्चिम भारत में जो है जिन शक वंश ने जो है पश्चिम भारत में शासन किया वो सबसे लंबे और सबसे सफल जो है शासक जो है शक वंश के साबित हुए। ठीक है, अर्थात हमें जो है दोस्तों पश्चिम भारत के शकों के बारे में थोड़ा सा डिटेल अध्ययन करना है। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से, ठीक है, यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई। ठीक है, पश्चिम क्षेत्र में जो है शासन करने वाले शक वंश के जो शाखाएं थी, ठीक है, 5 शाखाओं में 2 शाखाएं जो पश्चिम भारत में शासन करती थी और उन 2 शाखाओं में गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से
यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के इनके द्वारा जारी किए गए। ठीक है, जब जाहिर सी बात है जब पैसा आएगा अधिक मात्रा में लाभ होगा, तो इसी प्रकार से सिक्कों का भी जो है, मुद्राओं का भी जो है वो चलाया जाएगा और मुद्राओं का भी विकास किया जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र के क्षहरात वंश का प्रथम ज्ञात सदस्य कौन है? तो भूमक है। जो महाराष्ट्र के क्षहरात वंश का जो है प्रथम सदस्य कह लीजिए या प्रथम शासक कह लीजिए, उसका नाम क्या था? तो भूमक था। महाराष्ट्र के शक क्षत्रप, ठीक है, जो महाराष्ट्र के शक क्षत्रप जिसे क्षहरात वंश के क्षत्रप में, ठीक है, नहपान, ठीक है, नहपान एक बहुत ही शक्तिशाली नहपान लगभग 119 ईस्वी से लेकर 124 ईस्वी तक सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ। ठीक है, जो महाराष्ट्र में क्षहरात वंश शासन करते थे उसमें नहपान जो है शासक था, वो सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ। ठीक है, क्षहरात वंश का जो है नहपान शासक था और वो सबसे प्रसिद्ध शासक के रूप में शक वंश के शासक के रूप में उदय हुआ, जिसका कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? 119 ईस्वी से लेके 124 ईस्वी तक। नहपान ने महाराष्ट्र के एक बड़े भूभाग को सातवाहन शासकों से छीन लिया। दोस्तों, इसी के समकालीन सातवाहन शासकों का जो है शासन जो है पश्चिम भारत के क्षेत्र पर जो है हुआ करता था, जिसका जो है अध्ययन हम लोगों ने अपने इस चैनल पे कर लिया है, जिसका लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर इसे देख सकते हैं। तो नहपान ने महाराष्ट्र के एक बड़े भूभाग को सातवाहन शासकों से छीन लिया, लेकिन सातवाहन शासक जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इसे पराजित कर दिया। ठीक है, इसे पुनः पराजित करके अपने जो है जीते हुए क्षेत्र, नहपान के द्वारा छीने हुए क्षेत्र को जो है पुनः अपने जो है साम्राज्य में मिला लिया गया। किसके द्वारा? गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा, जो सातवाहन वंश के शासक था। ठीक है, तो पहले क्या पता चलता है? पहले नहपान ने महाराष्ट्र के एक बड़े भूभाग को सातवाहन शासकों से छीन लिया, लेकिन कुछ समय पश्चात सातवाहन शासक जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी हुआ। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने जो है नहपान को पराजित करके, ठीक है, वह छीना हुआ क्षेत्र जो है अपने साम्राज्य में पुनः मिला लिया। ठीक है, जोगलथम्बी नामक एक स्थान है, ठीक है, महाराष्ट्र में ही है। जोगलथम्बी से मिले नहपान के बहुसंख्यक सिक्के, ठीक है, सिक्के को यहाँ पे कर सकते हैं, सिक्कों को गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा पुनः अंकित कराए गए। ठीक है, जोगलथम्बी से मिले नहपान के बहुसंख्यक सिक्के, ठीक है, को गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा पुनः अंकित करवाए गए। तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, हो सकता है उस पे नहपान के नाम वगैरह अंकित रहे हो, नहपान के राजकीय चिन्ह वगैरह, तो उसे जो है गौतमीपुत्र जो है अपने शासन का चिन्ह वगैरह लगाना चाहता हो, इसलिए वह उसे पुनः अंकित कराया। ठीक है, उज्जैन के क्षत्रप वंश का संस्थापक कौन था? तो यशोमती था। ठीक है दोस्तों, उज्जैन इस जो पश्चिम क्षेत्र में, पश्चिम भारत में जो शासन था, एक महाराष्ट्र में और दूसरा उज्जैन में। ठीक है, तो उज्जैन में जो उज्जैन के क्षत्रप वंश का संस्थापक कौन हुआ? तो यशोमती हुआ। यशोमती का पुत्र चष्टन उज्जैन का प्रथम शासक था। इसने भारी संख्या में चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, ये जो है प्रथम शासक के रूप में, और वैसे ये जो है
ये इसने जो है उज्जैन में क्षत्रप वंश की स्थापना की थी, लेकिन वो शासक के रूप में नहीं रहा होगा, तो इसलिए यशोमती का पुत्र चष्टन उज्जैन का प्रथम शासक के रूप में जाना गया। ठीक है, इसने भारी संख्या में चांदी के सिक्के जो है चलाए। ठीक है, उज्जैन के शकों में रुद्रदामन सबसे प्रसिद्ध था। ठीक है, रुद्रदामन, इससे पहले हम लोगों ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के वीडियो में भी रुद्रदामन के बारे में पढ़ा है। तो रुद्रदामन बहुत ही प्रसिद्ध जो है शासक हुआ उज्जैन के जो है उज्जैन के शकों में रुद्रदामन सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ, जिसका शासनकाल 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक माना जाता है। कठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील का, ठीक है, जीर्णोद्धार किसने किया? तो रुद्रदामन ने ही किया। रुद्रदामन जो है, रुद्रदामन जिसे प्रथम कहते हैं, रुद्रदामन प्रथम, ये इसका पूरा नाम है रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, इसका कार्यकाल 130 ईस्वी से लेकर 150 ईस्वी तक। कठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील जो मौर्य वंश द्वारा निर्मित किया गया था, ठीक है, उसका जीर्णोद्धार किया, अर्थात जो सुदर्शन झील पर जो है पुल टूट गया था, उसका जो है पुनः निर्माण किसने करवाया था? तो रुद्रदामन ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। दोस्तों, रुद्रदामन शासक होते हुए भी एक संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख जो है जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। इससे पहले के वीडियो में हमने रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख पढ़ा था। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में जो है लिखा हुआ अभिलेख था। ठीक है, इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, अर्थात प्राकृत भाषा में इससे पहले के सभी अभिलेखों को प्राकृत भाषा में लिखा जाता था। लेकिन रुद्रदामन ऐसा शासक हुआ जिसने जो है अभिलेख को संस्कृत भाषा में लिखने की प्रथा को प्रारंभ किया, अर्थात जूनागढ़ अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। उज्जैन के शकों ने 250 वर्षों तक शासन किया और अंतिम रूप से इन्हें जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने नष्ट किया। ठीक है, इस प्रकार जो है भारत में शक वंश का जो है पतन हुआ और जो है इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद के वीडियो में जो है पहलव वंश, फिर नेक्स्ट वीडियो कुषाण वंश आएगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना अवश्य करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।